हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में टी टेस्ट और जेड टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट टी टेस्ट वाज डिजाइन बाय। तो टी टेस्ट किसके थ्रू डेवलप किया गया था? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज W.S. गॉसेट के थ्रू, जिनका पूरा नाम था विलियम सीले गॉसेट। इन्होंने 1908 में आपका टी टेस्ट को डेवलप किया था, राइट। और जो स्टूडेंट टी टेस्ट है, इसमें स्टूडेंट एक्चुअली उनके पेन का नाम था और वो डब्लिन आयरलैंड के पर्सन थे, जहाँ पे वो गिनर्स ब्रेवे में वर्क करते थे, राइट। सो बेसिकली अगर टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट क्या होता है, मीन के डिफरेंस को बताता है। जो दो ग्रुप है उनके मीन के डिफरेंस को या मीन की वैल्यूज़ को बताता है। और यहाँ पे हमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है, लेकिन पॉपुलेशन का नहीं होता है। वहीं वेरिएंस की अगर बात करें तो वेरिएंस हमें पता नहीं होता है। टी टेस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो सैम्पल साइज़ होता है वो लेस देन 30 होता है। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टी टेस्ट से रिलेटेड जिनसे एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A group of 10 students was randomly drawn from class 12 and was given yoga training for 3 weeks. उन्होंने कहा कि क्लास 12 के 10 स्टूडेंट्स को रैंडमली बाहर निकाला गया और उनको 3 हफ्तों के लिए क्या दी गई? योगा ट्रेनिंग। मतलब कोई भी रैंडम तरीके से सैम्पल्स ड्रॉ किए गए। क्लास 12 के बच्चों के 10 स्टूडेंट को निकाला गया। सैम्पल साइज़ कितनी है? 10 स्टूडेंट्स की, ठीक है। 3 हफ्तों की उनको योगा दी गई। देयर वेलनेस लाइफ स्टाइल वॉज कंपेयर्ड विद अनदर सिमिलरली सेलेक्टेड ग्रुप विच डिड नॉट अंडरगो सच ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, जो वेलनेस लाइफ स्टाइल जो जिनको हमने ट्रेनिंग दी 3 हफ्तों की, उनकी दूसरे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स थे उनके थ्रू कंपेयर किया गया और वो जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, राइट, उनके थ्रू कंपेयर किया गया। तो आपको बताना विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर टेस्टिंग द टेनेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस। तो अगर नल हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना है तो यहाँ पे किस तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्रोप्रिएट होगा, यूज़फुल होगा। क्लियर है? आप कर क्या रहे हैं, आप क्लास 12 के पूरे स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स को पिक करके उनको 3 हफ्तों की योगा ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर उनके लाइफ स्टाइल को, उनकी वेलनेस को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे ग्रुप से। वो जो दूसरा ग्रुप है उसको आपने कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी हुई है। क्लियर है? तो आप उनसे कंपेयर करें। अब आपको बताना कि ये किस तरह का टेस्ट होगा। मतलब इस पे अगर हमको इस तरह की नल हाइपोथेसिस के लिए कुछ टेस्टिंग करनी होगी तो हमारे लिए एप्रोप्रिएट टेस्ट क्या होगा। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब देखिए, पहली बात तो हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि ये देखिए एक तो रैंडम टेस्ट मतलब रैंडम सैम्पलिंग है ना। जो डेटा है वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू आप ले रहे हो, तो टी टेस्ट के लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं। उसमें एक एजम्पशन ये भी होता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो सैम्पल साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। क्या है, लेस देन 30, मतलब 10 स्टूडेंट हैं, तो टी टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में भी टी टेस्ट था, इसलिए टी टेस्ट ही आंसर होगा। बट स्टिल आप ये जाने रहिए कि सैम्पल साइज़ कम थी, इसलिए हम टी टेस्ट एप्लीकेबल कर रहे हैं। अब बात आती है कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब देखिए, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट को हम पेयर्ड और अनपेयर्ड भी कहते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट को हम अनपेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं और डिपेंडेंट को हम पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं। ये क्या होता है और कब हम एप्लीकेबल करते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल की जगह कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। आपको बताना होगा कि डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। तो होता क्या, ये समझिएगा। देखिए, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो भी आप सैम्पल ड्रॉ कर रहे हैं या जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। वो एक ही पे आप टेस्ट एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। मतलब सपोज करिए कि आपको हार्ट रेट चेक करना है एनर्जी ड्रिंक का इफेक्ट देखते हुए। तो आपने क्या किया, 10 लोगों को उठाया, ऐसे पर्सन की हार्ट बीट चेक की, हार्ट रेट चेक किया उनकी एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले, और फिर अगर आप उन्हीं सेम पर्सन को टेस्ट करते हैं जब वो एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं तब उनका हार्ट रेट चेक करते हैं, तो ये एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट क्या होगा कि हमने 10 लोग ऐसे चूज़ किए जिनकी हार्ट बीट मैंने चेक की जब वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पीते हैं तब। दूसरा, हम 10 ऐसे लोगों पर टेस्ट किए, उनका हार्ट बीट टेस्ट किए, हार्ट बीट चेक किए जो एनर्जी ड्रिंक पीते थे। तो हमने इफेक्ट देख लिया कि एनर्जी ड्रिंक का और हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो 2 तरह के टेस्ट आ गए। हमको हार्ट रेट और एनर्जी ड्रिंक का इफेक्ट देखने के लिए हमने 2 तरह से किए। एक ही लोगों को पहले एनर्जी ड्रिंक से पहले उनकी हार्ट रेट चेक की और एनर्जी ड्रिंक पिलाने के बाद हार्ट रेट चेक की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल है वो सेम है। उसको हम क्या कहेंगे, पेयर्ड। डिपेंडेंट या पेयर्ड, सैंपल सेम है, उसी एक ही सैंपल पे हम पहले और बाद में कर रहे हैं, मतलब सेम लोग हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है।
और दूसरा कि 10 अलग लोग एनर्जी ड्रिंक पीने से पहले उनका हार्ट रेट, फिर दूसरे 10 लोग एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद उनका हार्ट रेट, और फिर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, जो सैम्पल है वो टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट या अनपेयर्ड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे इन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी वो 10 अलग को दी थी, फिर उनको कंपेयर किया किसी और 10 बच्चों के ग्रुप से जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये डिपेंडेंट कैसे होता, अगर हम इन्हीं 10 बच्चों को पहले चेक कर लेते, ट्रेनिंग देने से पहले इनका सारा कुछ चेक करते और ट्रेनिंग 3 हफ्तों की देने के बाद चेक करते, और तब हम कहते, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट टी टेस्ट कहते हैं। पेयर्ड, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम सैम्पल है हमारा, पहले और बाद में हमने चेक किया। तो क्लियर है? इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will be the t value when between groups variance and within group variance is 250 respectively। आपसे पूछ क्या रहे हैं कि आप इनको t वैल्यू बताइए और किसके बीच में, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस। ठीक है, और दोनों का वेरिएंस इन्होंने दिया है। अब देखिए, विद इन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप का यहाँ पे मतलब समझिए। सपोज करिए आप कोई चीज़, हाइपोथेसिस कोई आप फ्रेम किए थे और आप कोई टेस्ट करने जा रहे हैं, और आप कैसे कैसे बैंक पकड़िए आप, तो एक हो गई पब्लिक सेक्टर बैंक और एक हो गई प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये क्या हो गए आपके, बिटवीन ग्रुप हो गए, पब्लिक सेक्टर ग्रुप और प्राइवेट सेक्टर ग्रुप, ये बिटवीन ग्रुप हो गया। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हमने जैसे एसबीआई ले ली, पीएनबी ले ली, है ना, या एसबीआई के ही सारे एसोसिएट्स को पकड़ लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, विद इन अ ग्रुप कर रहे हैं, मतलब ये पब्लिक सेक्टर का ग्रुप है और इसी के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं, इनका भी चेक कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर्स में ही अलग अलग जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, एसबीआई है, इनका क्या स्टेटस है, इनका क्या है, तो वो क्या हो गया, विद इन अ ग्रुप कहलाया। फिर जब हम पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप से कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, बिटवीन अ ग्रुप हो गया। क्लियर है? तो यही कह रहा है कि आपको बताना है कि टी वैल्यू क्या होगी जब बिटवीन अ ग्रुप का वेरिएंस क्या है और विद इन अ ग्रुप का वेरिएंस क्या है, दोनों दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है। तो अब देखिए, जब हम इस तरह से टी वैल्यू में कैलकुलेट करनी होती है बिटवीन ग्रुप और विद इन अ ग्रुप और वेरिएंस के बेसिस पे, तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, उसके स्टेप्स होते हैं। तो हमें पहले क्या करना होता है, हमें जो दोनों जैसे बिटवीन ग्रुप है उनका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना पड़ता है, जो विद इन अ ग्रुप है उनका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना पड़ता है। जैसे हम दोनों के वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, बिटवीन ग्रुप के वेरिएंस को डिवाइड कर देते हैं विद इन ग्रुप के वेरिएंस से। जो हमारा रिजल्ट आता है उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे हमें वेरिएंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है टी वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, वेरिएंस क्या गिवन है कि बिटवीन ग्रुप का कितना है यहाँ पे 200 और विद इन अ ग्रुप वेरिएंस कितना है 50। क्लियर है? अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो अगर हमें टी वैल्यू पता करनी तो हमें क्या करना होगा, आपको 200 को 50 से डिवाइड करना होगा और फिर उसका अंडर रूट कैलकुलेट करना होगा, यही करना होगा। तो 200 डिवाइड बाई 50 और फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी अ 4, उसका आप अंडर रूट निकालेंगे। कैलसी पे कैसे निकालते हैं, आप जैसे 200 डिवाइड बाई 50 करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, 4 आ गया, अब आप अंडर रूट की साइन प्रेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। तो इस तरह से इसका आपका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन बिटवीन ग्रुप वेरिएंस इज substantially greater than the within group variance, the difference between the mean may be ascribed only to। इन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी जो बिटवीन ग्रुप का वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस का वो स्क्वायर रूट है ना, उसी को हम कहते हैं वेरिएंस। तो ये जो आपका इसमें बिटवीन ग्रुप का जो वेरिएंस है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, किससे बड़ा है, विद इन ग्रुप के वेरिएंस से। मतलब अगर हम बैंक की बात कर रहे थे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अपने जो बैंकों के बीच का जो वेरिएंस है और जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बीच के वेरिएंस है उन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएंस, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का जो वेरिएंस आया वो ज़्यादा बड़ा है, किससे, उनके अपने खुद के ग्रुप के वेरिएंस से। तो ये हमें क्या बताता है, इस तरह की चीज़ को हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कांस्टेंट एरर या चांस एरर। तो देखिए इस तरह का जब आता है ना तो हम इसको, ये इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने क्यों आता है, इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने सैम्पलिंग एरर की वजह से आता है।
और इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो भी डिफरेंस है ना वो रियल डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो सैंपल है वो आपके पॉपुलेशन को परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। मतलब पॉपुलेशन मतलब जितनी सारी आपकी बैंकें हैं और जो आपने उसमें सैंपल ड्रॉ किया वो सैंपल उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तभी आपका इस तरह का डिफरेंस आता है कि बिटवीन ग्रुप का वेरिएंस आपका ज़्यादा दिख रहा है विद इन ग्रुप के वेरिएंस से। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे? सैम्पलिंग एरर। अच्छा, सैम्पलिंग एरर के केस में एक चीज़ और याद रखिएगा कि सैम्पलिंग एरर तभी आता है जो ये हमें बताता है कि आपका सैंपल आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, मतलब जिस जगह से आपने सैंपल ड्रॉ किया है तो कहते हैं ना कि सैंपल में जो रिजल्ट आएगा वही हम मानेंगे कि पॉपुलेशन का रिजल्ट है, तो वो चीज़ परफेक्ट नहीं जाने वाली है क्योंकि आपके सैंपल आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। और ये भी है कि अगर कोई भी सैम्पलिंग एरर अराइज होता है ना तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हम उसको मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी सैंपल साइज़ को बढ़ा के उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर सैंपल साइज़ इंक्रीज़ होगा तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो सकता है, पर क्या एलिमिनेट हो सकता है? कभी नहीं। क्लियर है? ये सैम्पलिंग एरर का नेचर होता है, ये याद रखिएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू जेड स्कोर ऑफ 2 विल बी। इन्होंने कहा कि अगर जेड स्कोर आपका 2 है तो आप बताइए कि टी स्कोर क्या होगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में। क्लियर है? अब सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसके लिए पहले आपको वो जो बेल शेप्ड कर्व होती है ना वो आपको फ्रेम करनी होती है और उस पर आप जेड स्कोर और टी स्कोर देख लीजिए कैसे होता है। तो जनरली देखिए ये आपका जो है कर्व, अब उसमें जेड स्कोर कैसे आपका जाता है? जैसे 0 आपका ये मीन हो गया है और आपके अगर हम बात करते हैं जेड स्कोर के लिए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। टी स्कोर में वो क्या हो जाता है? मीन, क्योंकि जेड क्या कहता है? डिफरेंस की, डेविएशंस की बात को बताता है कि कितना डेविएट कर रहा है, और जो टी होता है वो आपके मीन के डिफरेंस को बताता है, मीन को बताता है। ठीक है, तो मीन के लिए तो टी स्कोर क्या हो गया आपका? जो 0 है, जो मिड पॉइंट है, वो मीन रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डेविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो 0 स्टैंडर्ड डेविएशन और 50 ये मेन पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जेड स्कोर के लिए हमने सेट कर दिया। इसी तरह टी स्कोर के लिए हमने 50 40 30 20 10 0 और 60 70 80 90 100, मतलब 0 से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 करके हमने टी स्कोर सेट कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा? जेड स्कोर आपका कितना है? 2 है। ठीक है, अब 2 है तो -2 तो नहीं इन्होंने बोला है, 2 है। ठीक है, +2 है, तो अब देखिए +2 के स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे कितना आंसर आ रहा है? 70 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा? 70 होगा। क्लियर है? लेकिन अब आप इसको अगर ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से समझिए। देखिए हमारा जो जेड है और टी है उसका स्कोर देखिए तो मीन हमारा कितना है? जेड में 0 है और टी की अगर स्कोर में देखें तो 50 मीन आ रहा है। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें कितना डेविएट कर रहा है तो 30 10 40 10 50 10 60, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। और 1 2 3 4 इसमें कितना आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो जेड स्कोर में कितने का डेविएशन है? 1 का, और टी स्कोर में कितने का डेविएशन आ रहा है? 10 का आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा कैसे हो जाएगा? जेड स्कोर अगर 2 है तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि कैसे होता है? टी इज इक्वल टू वोट, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है टी स्कोर का, मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्कोर से और प्लस कर देंगे आपका टी स्कोर के मीन से। क्लियर है? तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 50, 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70। यही हमारा है। वैसे ग्राफ से भी आंसर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ यूज टू टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैम्पल ग्रुप। आपसे कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्यों? कि जो 2 मीन है, 2 ग्रुप सैम्पल ग्रुप्स की जो मीन है उनके डिफरेंसेस को समझने के लिए करते हैं। कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, एनोवा टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्या करते हैं? देखिए अब ये जो 2 ग्रुप्स के मीन के डिफरेंस को कैलकुलेट करना, उसको टेस्ट करना ना, ये हम टी टेस्ट में भी करते हैं, जेड टेस्ट में भी करते हैं। कहानी क्या होती है? जेड टेस्ट में क्या होता है कि सैम्पल साइज़ ज़्यादा होता है और टी टेस्ट में सैम्पल साइज़ कम होता है। ठीक है, वहाँ मोर देन 30, वहाँ लेस देन 30 होता है। दूसरी बात क्या होती है, जो आपका जेड टेस्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, जबकि हमें टी टेस्ट में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है।
क्लियर है। तो ये इन सब बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि हमें जेड टेस्ट लगाना है कि टी टेस्ट लगाना है। अब यहाँ के क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें टी तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या लगेगा, जेड टेस्ट। पर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे क्रुस्कल वैलिस टेस्ट क्या होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जो क्या करता है, दो पॉपुलेशन ग्रुप के मीन को, मतलब जब जैसे दो पॉपुलेशन ग्रुप नहीं, दो से ज़्यादा जब पॉपुलेशन ग्रुप के मीन को हम देखते हैं तो हम क्रुस्कल वैलिस टेस्ट लगाते हैं। क्लियर है। और ये कैसा टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इसी को हम एच टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी सुन लीजिए, नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक से क्या मतलब है। हम जब टेस्ट करते हैं ना तो दो तरीके का होता है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, तो पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब क्या, पैरामीटर है। पैरामीटर क्या मतलब, मेजरमेंट के लिए कोई चीज़ है आपके सामने। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, नोन होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि पैरामीटर एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब क्वांटिफाइड रहता है, क्वांटिटेटिव वे में आप इन चीज़ों को देख पाते हैं। तो वो हाँ, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट जितने भी होते हैं उसमें हम मीन वैल्यू को यूज़ करते हैं। क्लियर है। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, क्वांटिफाइड डेटा होता है ना, और हम क्या कहते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, तो इस सबको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। हमारे यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे क्या हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ये सारे के सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। इसमें भी 1 2 करके हमारा चलता है। ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, वहाँ पे हम कोई एजम्पशन नहीं बनाते हैं। जैसे वहाँ बनाते हैं ना कि पैरामीटर सेट हैं, तो हमारे नॉन पैरामेट्रिक मतलब क्या, कोई पैरामीटर नहीं होगा, तो कोई एजम्पशन भी यहाँ पे नहीं होता है एज सच। ठीक है। वहाँ पे हम मीन वैल्यू के बेसिस पे काम करते थे, और नॉन पैरामेट्रिक पे हम मीडियन की हेल्प से काम करते हैं। ठीक है। और नॉन पैरामेट्रिक है मतलब क्वालिटेटिव है ना, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर नॉन पैरामेट्रिक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों दे सकता है तो हम पैरामेट्रिक ही यूज़ ही क्यों करते हैं, सबके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही यूज़ करें। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक हमें अप्रॉक्स वैल्यू देता है, जबकि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं उसकी वैल्यू में एग्जैक्ट आती है। इसीलिए अगर हमें क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है, मतलब और हमें पैरामीटर्स पता हैं, तो हमको मतलब मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, हमको ये सब चीज़ें, यही पैरामीटर है, अगर हमें ये सब पता है, वेरिएंस पता है, इस तरह का कोई भी पैरामीटर हमें पता है, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे मैन विटने टेस्ट हो गया, क्रुस्कल वैलिस टेस्ट हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एनोवा टेस्ट की बात करें तो एनोवा क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ये भी क्या करेगा, मीन, क्योंकि हमने क्या बताया, पैरामेट्रिक मीन के साथ काम करता है, नॉन पैरामेट्रिक किसके साथ करता है, मीडियन के साथ काम करता है। तो एनोवा टेस्ट में भी अगर ये पैरामेट्रिक है तो क्या करेगा, मीन को कंपेयर करेगा, मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप, राइट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और यहाँ पे हम गुडनेस ऑफ फिट को देखते हैं। मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे, कि हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है और जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है उनमें कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हमने जो ऑब्जर्व किया और हमने जो एक्सपेक्ट करके रखा था, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट करते हैं, कौन, काई स्क्वायर टेस्ट में करते हैं। ठीक है। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। और जो जेड टेस्ट आता है हमारा, तो जेड टेस्ट आपके मतलब सिलेबस में भी रहता है, तो इंपॉर्टेंट होता है। तो जेड टेस्ट क्या होता है हमारा, ये हमारा मीन ऑफ 2 सैम्पल ग्रुप्स को, यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 सैम्पल ग्रुप्स हम टेक करते हैं। और यहाँ पे जो डेटा होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें चाहिए होता है पॉपुलेशंस की स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें यहाँ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है, ये बहुत याद रखिएगा। पॉपुलेशंस मतलब टोटल जो है आपके, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है ये आपको अच्छे से पता होता है। और जो सैम्पल साइज होती है वो ज़्यादा होती है, लार्ज होती है। लार्ज का क्या मतलब हो गया, मोर देन 30, मतलब n इज ग्रेटर देन 30, सैम्पल साइज मोर देन 30 रहेगा, तो हम क्या एप्लीकेबल करते हैं, जेड टेस्ट एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है। तो पैरामेट्रिक क्या हो गया, नॉन पैरामेट्रिक क्या हो गया, जेड टेस्ट क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन इज टेस्टेड। तो फिर पॉपुलेशन मीन का, आपको पॉपुलेशन मीन को पता करना है, उसको टेस्ट करना है, तो आप क्या टेस्ट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है और आपको पॉपुलेशन मीन पता करनी है।
ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, ये जो साइन है हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, और किसका, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम एस लिख देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या कहता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, इसका मतलब जेड टेस्ट एप्लीकेबल होने वाला है, क्लियर है। और पॉपुलेशन मीन के बारे में बात हो रही है, तो जेड टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है, जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, नोन होता है, सैंपल साइज ग्रेटर होती है, पॉपुलेशन कैसी होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और सैंपल हम रैंडम ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जेड टेस्ट कैसा होता है, कंटिन्यूअस डेटा उसके लिए ज़रूरत होती है। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब वेट हो गया, हाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस डेटा पे चले जाते हैं हम, तो नंबर्स फ्रैक्शंस इसमें जाते हैं। अब इनका फॉर्मूला कैसे होता है, तो जैसे वन सैम्पल टेस्ट होता है, टू सैम्पल टेस्ट होता है, मतलब एक ही सैम्पल लिया और हमने टेस्ट अप्लाई कर, जेड टेस्ट एप्लीकेबल कर दिया। हमने 2 सैम्पल उठाए और फिर जेड टेस्ट एप्लीकेबल कर दिया, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। 1 सैम्पल जेड टेस्ट के लिए अलग, 2 सैम्पल जेड टेस्ट के लिए अलग। तो अगर 1 सैम्पल टेस्ट होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, जेड इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा, मीन, सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। ये μ0 जो है वो क्या है, पॉपुलेशन की मीन। तो सैम्पल मीन में से हम क्या माइनस कर देते हैं, पॉपुलेशन मीन, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n जो होता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो अगर फॉर्मूला में दिया है कि मीन मतलब सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो वो भी आपका जेड टेस्ट ही है, क्लियर है। और अगर हम टू सैम्पल यूज़ करेंगे, तो सैम्पल 1 सैम्पल 2, तो हम क्या करेंगे, सैम्पल 1 का मीन माइनस सैम्पल 2 का मीन होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ सैम्पल 1 मतलब उसका वेरिएंस, और प्लस करेंगे वेरिएंस ऑफ सेकेंड सैम्पल, ठीक है, डिवाइड बाई n1 एंड n2, सैम्पल साइज जो आपकी रहेगी पहले वाले सैम्पल की और दूसरे वाले सैम्पल की, क्लियर है। इसका अंडर रूट करके हम 2 सैम्पल टेस्ट का जेड टेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा जेड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जेड टेस्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नोन है और पॉपुलेशन मीन को हमें पता करना है तो हम टेस्ट करना, तो हम जेड टेस्ट एप्लीकेबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ यूज्ड, कौन सा टेस्ट है जो आप यूज़ करेंगे, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू बिटवीन 2 स्मॉल साइज सैंपल। यहाँ भी हम मीन वैल्यू का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, जेड में भी मीन वैल्यू लेते हैं, टी में भी मीन वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पर जो सैंपल साइज है वो कैसी है, स्मॉल है। व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, हम मीन पता करने जा रहे हैं। अब देखिए काई स्क्वायर टेस्ट तो क्या होता है आपका, नॉन पैरामेट्रिक होता है, मीन का काम हम कहाँ करते हैं, पैरामेट्रिक में। टी टेस्ट जेड टेस्ट में से एक होना चाहिए। अब कौन सा लगाएं, क्योंकि दोनों में मीन करते हैं। तो जेड टेस्ट क्या कहता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए आपको, और टी टेस्ट क्या कहता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता नहीं होगा, क्लियर है। तो और सैंपल साइज कैसा होगा, स्मॉल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, टी टेस्ट। अब टी टेस्ट होता क्या ये भी समझ लीजिए। टी टेस्ट को हम यूज़ करते हैं दो जो ग्रुप्स होते हैं उनके मीन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कि मतलब एक जो ग्रुप है उसका मीन दूसरे ग्रुप से किस तरह से डिफरेंट है, वेदर 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से क्या कितना वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो टी टेस्ट के लिए कुछ एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं, सेम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा आपका डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं हो, अलग अलग टाइप का, एक जैसा हो, और सैम्पल साइज कैसी होनी चाहिए, लेस देन 30 होनी चाहिए, स्मॉल सैम्पल साइज होना चाहिए, क्लियर है। तो हम उसको टी टेस्ट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी टेस्ट। अच्छा, अगर टी टेस्ट के फॉर्मूले की बात करते हैं तो जस्ट लाइक क्या आपका जो हमने अभी जेड टेस्ट के लिए देखा था बिल्कुल वैसा ही जाता है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल का पता है, पॉपुलेशन का नहीं पता है। तो कैसे करेंगे, मीन आपका किसका हो जाएगा, सैंपल माइनस पॉपुलेशन की मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, और वहीं पे जो 2 सैंपल रहेंगे तो फर्स्ट सैंपल की मीन में से सेकंड सैंपल की मीन को लेस करेंगे, होल डिवाइडेड क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस है सैंपल 1 का और सैंपल 2 का, और सैंपल साइज से डिवाइड करते हुए प्लस कर देंगे, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे S1 S2 क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डेटा सेट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड डेटा सेट, ये हमारे सैंपल हैं, है ना, उनका हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें टी टेस्ट में पता ही नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है जो हमारा, द वन सैंपल जेड स्टैटिस्टिक
ठीक है, 1 2 होते ना सैंपल, तो कह रहे हैं 1 सैंपल, तो जेड स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इंटेंट ऑफ 1 सैंपल टी स्टैटिस्टिक्स व्हेन। इन्होंने कहा कि हम 1 सैंपल जेड स्टैटिस्टिक्स मतलब जेड टेस्ट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ 1 सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट 1 सैंपल टी टेस्ट की जगह हम 1 सैंपल जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर ये 2 सैंपल जेड टेस्ट बोलता है या 2 सैंपल टी टेस्ट बोलता तो भी आंसर हमारा वही जाने वाला था, क्या कि आपका जो म्यू है इज़ नोन, म्यू इज़ अननोन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन या स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन। तो जेड सैंपल हम टी टेस्ट के प्लेस पे कब यूज़ करते हैं, क्योंकि मीन तो हमें दोनों में ही पता होता है, पॉपुलेशन की मीन तो दोनों में पता होती है ना, टी टेस्ट में भी और जेड टेस्ट में ही, तभी तो फॉर्मूला भी बना है कि सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। क्लियर है, क्या नहीं पता होता है जिसकी वजह से हमको टी टेस्ट नहीं लगा सकते और जेड टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पैरामीटर में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो पॉपुलेशन का होता है वो नहीं पता होता है। किस में नहीं पता होता है, टी टेस्ट में, लेकिन जेड टेस्ट में हमें यही स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है। तो ये कह रहे हैं हम टी टेस्ट नहीं एप्लीकेबल कर रहे हैं, हम उसकी जगह पे क्या लगाने जा रहे हैं, जेड टेस्ट। तो ऐसा क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो सीधे सीधे जेड टेस्ट लगा के काम खत्म करिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पता है पॉपुलेशन का, तो हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, जेड टेस्ट कंपेयर टू टी टेस्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ टी टेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश the p-value the stronger the evidence against the null hypothesis provided by the data। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो लार्जर या स्मॉलर, या लार्जर एंड स्मॉलर या नन ऑफ दी अबव, कि आपकी जो p वैल्यू है वो लार्जर है या स्मॉलर है, तो वो आपको क्या बता रही है कि आपके पास बहुत अच्छा खासा एविडेंस है किसके अगेंस्ट, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट। मतलब कि आपके पास ऐसा प्रॉपर एविडेंस है कि आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ऐसा एविडेंस है। तो ऐसा पी वैल्यू कब करती है, मतलब हमने लास्ट वीडियो में पी वैल्यू के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, मतलब वहाँ पे पूरा डिटेल समझा था पी वैल्यू का। तो पी वैल्यू में हमें क्या पता चलता है कि अगर पी वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर की जाती है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर की जाती है, अगर पी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, स्मॉल होती है सिग्निफिकेंस लेवल से, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है कि हमें नल हाइपोथेसिस को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारी पी वैल्यू कम आई है। किससे हमने कंपेयर किया, सिग्निफिकेंस लेवल से कंपेयर किया। ठीक है, सो पी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू योर सिग्निफिकेंस लेवल, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमें बताइए कि हमारे पास एविडेंस है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, इसका मतलब हमारी पी वैल्यू क्या आई होगी, लार्जर या स्मॉलर, तो हमारी पी वैल्यू आई होगी स्मॉलर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द SPSS इज एन एक्रोनिम ऑफ द फॉलोइंग। SPSS लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। SPSS क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ों को, जो इतने भी स्टैटिस्टिक्स में ये जेड की कैलकुलेशन, टी की कैलकुलेशन है ना, ये हम बहुत ईजिली कर सकते हैं इस टूल से। ये स्टैटिस्टिकल टूल है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है स्टैटिस्टिक का। तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन फॉर सोशल साइंसेज, स्टैटिस्टिकल प्रेफरेंस फॉर द 60s and 70s, statistical package for the social sciences, significant performance and SAD syndrome. So answer will be option number C, statistical package for the social sciences। SPSS का फुल फॉर्म है और बहुत फेमस ये स्टैटिस्टिकल टूल है। क्लियर है, मैक्सिमम हर जगह ही ये यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in analyzing the result of an experiment involving 7 paired samples। तो 7 paired samples थी, आपको मतलब उनके रिजल्ट को उनको एनालाइज करने के लिए, तो आपको बताना है कि टैबुलेटेड टी शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो हम जो टी ऑब्टेन करेंगे वो कितना करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना है। तो कैसे होगा, कितने पेयर्ड है इनके, पेयर्ड है मतलब समझ रहे ना आप कि मतलब आपके जो है सैम्पल है आपका, सेम सैम्पल पे हमने पहले कुछ और टेस्ट लगाया था, फिर उसके बाद मतलब पहले कुछ और टेस्ट किया कुछ, उसके बाद दोबारा उसी सैम्पल पे हमने कुछ और टेस्ट किया, प्रायर और आफ्टर करके हमने टेस्ट किया, तभी तो उसे पेयर्ड कहते हैं। याद है आपको, पेयर्ड और या डिपेंडेंट। तो अब आपको बताना 7 थे और आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, n-1, कितने हमारे पेयर्ड है, 7 पेयर्ड है, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन an unpaired sample t test with sample sizes n1 11 n2 11 the value of tabulated t should be obtained for। तो इन्होंने कहा कि एक अनपेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, सैम्पल साइज n1 11 है और n2 11 है, आपको बताना है कि टी कितने ऑब्टेन करेंगे, टैबलेटेड टी कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n1 + n2 है ना। तो हमारे 2 सैंपल अनपेयर्ड है,
अनपेयर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे 2 सैंपल होंगे ना, इंडिपेंडेंट, अनपेयर्ड, पहले एक सैंपल को फिर दूसरे सैंपल से हम कंपेयर करेंगे, अनपेयर्ड, एक ही सैंपल यूज़ नहीं कर रहे, इसका मतलब 2 सैंपल आ गए ना, तो N1 + N2 हम करेंगे। क्लियर है? N1 + N2 करेंगे, -2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 11 + 11 -2 हो जाएगा, 22 - 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। देखिए आप ये पेयर्ड करके मत सोचिएगा कि पेयर्ड है तो 7 × 2 14 कर दीजिएगा। पेयर्ड टेस्ट का क्या मतलब होता है कि सैंपल साइज एक ही है, बिफोर और आफ्टर कर रहे थे, मतलब 7 ही सैंपल साइज रहेगी, पहले कुछ के और फिर कुछ के बाद हमने उसको टेस्ट किया, इसलिए 7 - 1 किया। यहाँ पे अनपेयर्ड है, मतलब 2 सैंपल आ गए, तो यहाँ पे 11 + 11 किया। क्लियर है? सो आंसर इस तरह से समझ के करिएगा आप। सो आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स टी इज डिफाइंड एज डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। इन्होंने कहा कि आपको बताना है कि स्टैटिस्टिक्स टी में जो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के डिफरेंस को जो मतलब जो डेविएट करता है उसको हम किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस अराइज हो रहा है उस डेविएशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच की बात कर रहा है, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या स्टैंडर्ड एरर। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इसको बोलते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच के आपको के डेविएशन को आप देख रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बोलते हैं। और जो फॉर्मूला रखता है वो क्या रखता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई √n। क्लियर है? अब देखिए स्टैंडर्ड एरर बेसिकली क्या कहता है कि आपकी जो सैंपल मीन है ना वो पॉपुलेशन मीन से कितनी फार अवे है, मतलब कितना वेरी कर रही है। आपका जो एवरेज है वो पॉपुलेशन मीन से कितना ज़्यादा वेरी करता है, कितना ज़्यादा डेविएट करता है, ये आपको बताता है। ठीक है? अब इसका मतलब क्या निकलता है, ये मतलब समझिएगा कि सपोज़ करिए आप एक ही पॉपुलेशन पे आप रिपीटेटिव नेचर से स्टडी करते हैं, मतलब एक बार कुछ सैंपल निकाला, फिर स्टडी करी, फिर दोबारा उसी पॉपुलेशन से कुछ दूसरे सैंपल्स निकाले और फिर स्टडी की। मतलब अगर आप सिंगल पॉपुलेशन पे नए सैंपल्स लेके रिपीट करके आप स्टडी करते हो तो आपका जो सैंपल मीन आता है, जो आपका एवरेज आता है, वो कितना ज़्यादा वेरी करता है, यही हमारा स्टैंडर्ड एरर बताता है। क्लियर है? तो इसको हम कैसे निकालते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका नॉर्मली आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किए, डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n, तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकल जाता है। क्लियर? ये स्टैंडर्ड एरर क्या कहते हैं समझ जाइएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A random sample of 20 observation produce a sample mean 92.4 and standard deviation 25.8. What is the value of a standard error of mean? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है? आपको बताना है कि भाई जो आपका मीन है वो कितना डेविएट कर रहा है। ठीक है? पॉपुलेशन मीन से। तो इन्होंने डेविएशन तो बता दिया, कितना डेविएशन है, 25.8 है। तो आपको बताना है कि भाई कितना स्टैंडर्ड एरर मीन का आ रहा है, एवरेज में जो ये आ रहा है, जो ये एवरेज वेरी कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है, क्या एरर है उसमें। तो उसका जो आंसर निकालेंगे, हमें पता है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला में पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई √n। ठीक है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे सामने पता है कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 25.8 है। ठीक है? और n कितना है, सैंपल हमारा कितना था, 20 ऑब्जर्वेशन, तो अंडर रूट हम किसका निकालेंगे, 20 का अंडर रूट निकाल देंगे। क्लियर है? तो कैसे करते हैं इसको, 25.8 डिवाइडेड बाई √20, तो हम 25.8 लिखेंगे और √20 कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे 20 पहले लिखिएगा फिर अंडर रूट की साइन प्रेस करिएगा, तो 4.472 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5.8। सो 25.8 को हम डिवाइड करेंगे 4.472 से, तो हमारा जो आंसर आएगा 5.8 आ जाएगा। मतलब बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा वो 5.76 आएगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करके 5.8 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है 5.8 का ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे टिक कर देंगे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, कब टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, कब जेड टेस्ट अप्लीकेबल करेंगे, है ना। पेयर्ड टेस्ट, इंडिपेंडेंट टेस्ट क्या होता है, या डिपेंडेंट टेस्ट क्या होता है, पेयर्ड अनपेयर्ड क्या होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, अनपैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।